अमेरिकन खुफिया एजेंसी सीआईए समय समय पर अपनी कुछ गुप्त फाइलों को सार्वजनिक किया करती है। नागरिकों तथा सरकार के बीच पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए ऐसी फाइलों को, जो पुरानी होने की वजह से अब संवेदनशील न बची हों, सीआईए के द्वारा सार्वजनिक कर दिया जाता है। इसी क्रम में सन 2003 के सितंबर महीने में सीआईए ने अपनी तमाम गुप्त फाइलों को सार्वजनिक किया था। इन सार्वजनिक की गई फाइलों में सीआईए के एक गुप्त प्रोग्राम के बारे में जानकारी मौजूद थी। इस प्रोग्राम का नाम था प्रोजेक्ट गेटवे प्रोसेस। प्रोजेक्ट गेटवे प्रोसेस को सीआईए के द्वारा सन 1983 में बेहद गुप्त रूप से शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का जो मकसद था उसने तमाम लोगों को चौंका दिया, क्योंकि इसका जो मकसद था उस पर विश्वास करना जरा मुश्किल था। इसका मकसद बिल्कुल फिल्मी और किस्से कहानियों के जैसा था। प्रोजेक्ट गेटवे प्रोसेस का मकसद था आध्यात्मिक दुनिया के बारे में जानकारियां हासिल करना और इन जानकारियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अमेरिकन सेना का इसमें पैसा लगा हुआ था और तमाम वैज्ञानिक तथा विद्वान इस शोध में शामिल थे। ये लोग समाधि के माध्यम से इंसानी चेतना को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इस शोध में जिन इंसानों के ऊपर प्रयोग किया जा रहा था, उनके कानों में हेडफोन लगाए जाते और इन हेडफोन में एक खास तरह की ध्वनि को बजाया जाता। इस ध्वनि के माध्यम से इन इंसानों के शरीर और मन को शांत करने, फिर इनको समाधि की अवस्था में ले जाने और फिर उसके बाद इनकी कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा था। इस शोध को करने वाले लोग ये जानना चाहते थे कि क्या इच्छानुसार आत्मा को शरीर से अलग किया जा सकता है, और क्या ये शरीर से मुक्त आत्मा धरती की किसी भी जगह पर या फिर ब्रह्मांड में तीव्र गति से यात्रा कर सकती है। क्या एक ही जगह पर बैठे बैठे आत्मा को शरीर से मुक्त करके दूर किसी दूसरी जगह पर घटने वाली घटनाओं को जाना जा सकता है? क्या सिर्फ दिमागी ताकत का इस्तेमाल करके चीज़ों को प्रभावित किया जा सकता है? क्या दूसरे इंसानों के विचारों को बदला जा सकता है? साथ ही साथ क्या भूत वाकई में होते हैं, और क्या भूतों की कोई अलग एक अपनी दुनिया होती है? क्या भूतकाल और भविष्यकाल में समय की यात्रा संभव है? इन सारे सवालों का जवाब ये लोग जानना चाहते थे। इन सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में डॉक्टर इयान स्टीवनसन का नाम भी शामिल था, और इस प्रोजेक्ट गेटवे प्रोसेस में इयान स्टीवनसन के द्वारा पुनर्जन्म के क्षेत्र में किए गए शोध कार्यों का गहनता से अध्ययन किया गया था। इस शोध में जो वैज्ञानिक तथा विद्वान लगे हुए थे वो अव्वल दर्जे के लोग थे, और ये लोग चुपचाप बहुत ही गुप्त रूप से उस काम को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे जिस काम को ये अपने संस्थानों, विश्वविद्यालयों में नहीं कर सकते थे। ये लोग इयान स्टीवनसन के कार्यों और पुनर्जन्म को बड़ी ही गंभीरता से ले रहे थे, और इनका मानना था कि पुनर्जन्म ही असल में आध्यात्मिक दुनिया को समझने की चाबी है। साथ ही साथ इनको इयान स्टीवनसन के कार्यों में कुछ ऐसी घटनाओं की जानकारियां भी मिली थी जिनमें पुनर्जन्म लेने से पहले कुछ सालों का वक्त इंसानों ने सिर्फ आत्मा के तौर पर मौजूद रहते हुए बिताया था। एक आत्मा के तौर पर मौजूद रहते हुए इन लोगों ने अलौकिक ताकतों का अनुभव किया था, भौतिक दुनिया के नियमों से खुद को मुक्त पाया था, और साथ ही साथ कुछ अन्य अलौकिक जीवों से मुलाकात भी करी थी। एक आत्मा के रूप में इन्होंने जिन अलौकिक जीवों से मुलाकात करी थी, उनके पास विशेष प्रकार की शक्तियां थी। इसी वजह से इस शोध को करने वाले लोगों को लग रहा था कि अगर आत्मा को शरीर से मुक्त कर दिया जाए तो आत्मा अपने आप कुछ विशेष प्रकार की शक्तियां प्राप्त कर सकती है। प्रोजेक्ट गेटवे प्रोसेस को शुरू करने के पीछे वजह ये थी कि 80 के शुरुआती दशक में सीआईए को जानकारी मिली थी कि सोवियत संघ गुप्त रूप से अलौकिक शक्तियों वाले जासूसों को तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। ऐसे जासूस जो दूसरे लोगों के दिमागों पर काबू कर सकते हों, दूसरे लोगों के दिमाग से बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी दिमागी ताकत के आधार पर जानकारियां निकाल सकते हों, गलत जानकारियां उनके दिमाग में डाल सकते हों, उनको भ्रमित कर सकते हों, दुश्मनों के दिमाग पर काबू करके कोई भी काम करवा सकते हों, चीज़ों को दिमागी ताकत के आधार पर प्रभावित कर सकते हों।
तो ऐसी अलौकिक शक्तियों वाले सोवियत संघ के जासूस अमेरिकन सैन्य अधिकारियों और अमेरिकन सेना के दिमाग पर काबू करके तबाही जैसे हालात पैदा कर सकते थे। ये लोग बड़े आराम से अमेरिकन सेना और अमेरिकन हथियारों का इस्तेमाल खुद अमेरिका के खिलाफ ही करवा सकते थे। तो जब CIA को सोवियत संघ के इस खुफिया प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उसके बदले में अपना ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट गेटवे प्रोसेस शुरू किया। ये प्रोजेक्ट कब तक चला इसकी जानकारी मौजूद नहीं है। इससे क्या हासिल हुआ इसकी भी जानकारी मौजूद नहीं है। समय बीतने के साथ अमेरिका तथा सोवियत संघ के लिए ये बातें आई गई बातें हो गईं। लेकिन 2003 में जब CIA ने अपने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया तो उसके कुछ ही समय के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने CIA के कान खड़े कर दिए। ये एक पुनर्जन्म की घटना थी और इस घटना ने CIA के सामने गोपनीयता का संकट पैदा कर दिया था। CIA एक बार दोबारा से प्रोजेक्ट गेटवे प्रोसेस की फाइलों को खोलने और इस पुनर्जन्म की घटना की बारीकी से जांच करने के लिए विवश हो गया था, क्योंकि ये जो पुनर्जन्म की घटना थी ये एक सैनिक के पुनर्जन्म की घटना थी। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है जेम्स लाइनिंगर के पुनर्जन्म की कहानी। जेम्स लाइनिंगर का जन्म 10 अप्रैल सन 1998 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। जेम्स के पिता का नाम था ब्रूस लाइनिंगर और इसकी माता का नाम एंड्रिया लाइनिंगर था। जेम्स के पैदा होने के कुछ समय के बाद ये परिवार टेक्सास के डैलस शहर में रहने लगा और फिर इसके कुछ समय के बाद ये लोग लुइजियाना के लाफायेट शहर में रहने के लिए चले गए। परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर सन 2000 के फरवरी महीने में जब जेम्स लगभग 22 महीने का था तो एक दिन जेम्स के पिता इसको डैलस शहर में मौजूद जेम्स कैवेनाउ फ्लाइट म्यूजियम दिखाने के लिए ले गए। इस म्यूजियम में द्वितीय विश्व युद्ध के ज़माने के तमाम प्लेन्स मौजूद थे। नन्हा जेम्स इन प्लेन्स को देखकर स्तंभित हो गया। ये अपने छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे चलकर एक एक प्लेन को देखने लगा। जेम्स इन प्लेन्स में इतना खो गया था कि उसे कुछ भी याद नहीं रहा। लगभग 3 घंटे का समय जेम्स ने इस म्यूजियम में बिताया। जब वापस लौटने का समय हुआ तो जेम्स ने वापस लौटने से मना कर दिया। वो यहीं पर इन्हीं विमानों के बीच में रहना चाहता था और वापस लौटने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। खैर, जेम्स के पिता किसी तरह से जेम्स को वापस लेकर आए। जब जेम्स लगभग 2 साल का था तो एक दिन जेम्स की माँ इसको एक खिलौनों की दुकान में लेकर गईं। खिलौनों की दुकान में एक जगह पर कुछ प्लास्टिक के खिलौने और नावें रखी हुई थीं। इन खिलौनों के बीच में एक पुराने जमाने का फाइटर प्लेन भी मौजूद था। जेम्स की माँ को पता था कि जेम्स को फाइटर प्लेन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने फाइटर प्लेन उठाया और जेम्स को थमा दिया। इस फाइटर प्लेन के नीचे एक मिसाइल जैसी चीज़ लगी हुई थी, तो कहने लगी कि देखो, इसके नीचे तो एक बॉम्ब भी लगा हुआ है। तो जेम्स ने अपनी तोतली आवाज़ में कहा कि ये बॉम्ब नहीं है, टॉप टैंक है। जेम्स की माँ को समझ में नहीं आया कि जेम्स क्या कह रहा है। शाम को जब वो अपने घर वापस आई तो उन्होंने ये बात जेम्स के पिता को बताई। जेम्स के पिता को इस बारे में जानकारी थी। उन्होंने कहा कि जेम्स असल में ड्रॉप टैंक के बारे में बात कर रहा है। ड्रॉप टैंक एक फ्यूल टैंक होता है जिसे फाइटर विमानों के नीचे लगाया जाता है ताकि उनकी रेंज को बढ़ाया जा सके। जब जेम्स 2 साल से थोड़ा बड़ा हुआ तो इसे रातों को डरावने सपने आने लगे। पहले डरावने सपने जेम्स को कई दिनों के अंतराल पर आते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे आलम यह हो गया कि ये डरावने सपने जेम्स को हर दूसरी तीसरी रात आने लगे। जब ये डरावने सपने जेम्स को आते तो ये रातों को चीखने चिल्लाने लगता। ये अपनी लातों को जोर जोर से ऊपर हवा में मारने लगता, जैसे कि ये अपने ऊपर मौजूद किसी चीज़ को अपनी लातों से मारकर तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लातें मारने के साथ साथ ये चीखता रहता, एयरप्लेन क्रैश, प्लेन ऑन फायर, लिटिल मैन कैंट गेट आउट। यानी कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, विमान में आग लगी हुई है और छोटा आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा है। जब जेम्स को ये सपने आते
तो ये बुरी तरह से घबरा जाता और पूरा पसीने से भीग जाता। जब जेम्स के माता पिता इससे पूछते कि लिटिल मैन कौन है और वो प्लेन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा है, प्लेन में आग क्यों लगी हुई है, तो ये कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर जब जेम्स 28 महीने का हो गया तो इसने अपने माता पिता को बताया कि लिटिल मैन कोई और नहीं था बल्कि ये खुद था। फिर इसके बाद आने वाले दिनों में जेम्स ने जो बातें बताई उनके आधार पर इसके माता पिता को लगने लगा कि असल में अपने पिछले जन्म के बारे में बातें कर रहा है। जेम्स बताने लगा कि इसके प्लेन को जापानी सेना ने गोलियां मारकर गिरा दिया था। प्लेन में बहुत तेज आग लगी हुई थी और प्लेन सीधा जाकर समंदर में गिर गया। समंदर में गिरने के बाद प्लेन नीचे डूबने लगा और ये उसी प्लेन में फंसा हुआ था। प्लेन पानी में डूब गया और इसकी मौत हो गई। फिर इसने बताया कि उस जन्म में भी इसका नाम जेम्स ही था और ये एक सैनिक था तथा ये एक कोरजेयर प्लेन का पायलट था। इसने बताया कि ये कोरजेयर प्लेन को पहले भी कई बार उड़ा चुका था और दुर्घटना वाले दिन इसने एक बोट से उड़ान भरी थी। जब जेम्स से बोट का नाम पूछा गया तो इसने बोट का नाम नाटोमा बताया। नाटोमा नाम सुनने में जापानी लग रहा था तो इसके माता पिता ने पूछा कि क्या वो बोट जापानी थी, लेकिन जेम्स ने जोर देकर कहा कि वो बोट अमेरिकन ही थी। जेम्स के माता पिता ने इससे आगे पूछा कि तुम्हें किसी और इंसान का नाम याद है, तो जेम्स को और कोई नाम याद नहीं आया। लेकिन फिर लगभग 3 महीने के बाद जेम्स ने बताया कि इसका एक साथी पायलट था और उस साथी पायलट का नाम जैक लार्सन था। जब जेम्स ने बोट का नाम नाटोमा बताया तो जेम्स के पिता ब्रूस ने इस नाम को इंटरनेट पर सर्च किया। सर्च करने पर उन्हें एक स्कॉट कैरियर मिला जिसका नाम यूएसएस नाटोमा बे था। ये विमान वाहक पोत वाकई में द्वितीय विश्व युद्ध में सक्रिय था और प्रशांत महासागर में तैनात था। इस विमान वाहक पोत के बारे में जितनी भी जानकारी यहाँ पर मौजूद थी वो ब्रूस ने प्रिंट कर ली। जब जेम्स लगभग 2.5 साल का था तो एक दिन इसके पिता एक किताब को देख रहे थे। इस किताब का नाम था द बैटल फॉर इवो जिमा 1945। जेम्स के पिता ब्रूस ने इस किताब को अपने पिता को क्रिसमस के उपहार के रूप में देने के लिए खरीदा था। जेम्स भी यहाँ पर मौजूद था और वो अपने पिता के बगल में बैठा इस किताब के अंदर बने चित्रों को देखता जा रहा था। फिर एक पन्ना आया जिसमें इवो जिमा आइलैंड की एक तस्वीर मौजूद थी जो ऊपर आसमान से खींची गई थी। माउंट सूरीबाची भी इसी आइलैंड पर मौजूद था। इस तस्वीर को देखते ही जेम्स बोल पड़ा कि यही वो जगह है जहां पर इसका प्लेन गिरा था। जेम्स को अभी भी रातों में डरावने सपने आ रहे थे। इन डरावने सपनों की वजह से वो दिन में गुमसुम रहता और शाम को सोने के वक्त वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता। तो जेम्स के पिता ब्रूस ने कैरोल बोमैन नाम के एक इंसान से संपर्क किया। कैरोल बोमैन बच्चों में पिछले जन्म की यादें होने के विषय पर एक किताब लिख चुका था। कैरोल बोमैन ने जेम्स के माता पिता को सलाह दी कि वो लोग जेम्स की बातों को स्वीकार करना शुरू करें। वो लोग स्वीकार करें कि जेम्स जो बातें बता रहा है वो वाकई में हुई थी, लेकिन अब उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो जब जेम्स के माता पिता ने ऐसा करना शुरू किया तो धीरे धीरे जेम्स के सपने कम होने लगे। जेम्स को प्लेन्स के मॉडल्स के साथ खेलना बेहद पसंद था। खेलते वक्त जेम्स अक्सर अपने प्लेन्स को फर्नीचर में टकरा दिया करता जिससे उनके प्रोपेलर टूट जाते। जेम्स अपनी यादों को पेंसिल के माध्यम से कागज़ों पर भी बनाया करता। वो हवाई लड़ाइयों के चित्र बनाया करता, ऐसी लड़ाइयाँ जो अमेरिकन्स और जापानीज के बीच में लड़ी गई थी। इन लड़ाइयों में प्लेन नीचे गिर रहे थे, आग में जल रहे थे, हर तरफ गोलियां चल रही थीं और बमों के धमाके लगातार हो रहे थे। इन लड़ाइयों में खास बात ये थी कि ये सभी लड़ाइयाँ लगभग 50 साल पहले लड़े गए द्वितीय विश्व युद्ध के समय की थीं। इसी वजह से इनमें फाइटर जेट तथा मिसाइलें होने के बजाय प्रोपेलर से चलने वाले प्लेन थे। जेम्स इन प्रोपेलर से चलने वाले प्लेन्स के सही नाम भी बताया करता। ये अमेरिकन प्लेन्स को वाइल्ड कैट और कोरजेयर तथा जापानी प्लेन्स को चीक्स और बेटीज कहा करता। जेम्स जानता था कि लड़ाकू विमानों के नाम लड़कों के नाम पर रखे जाते हैं और बम गिराने वाले विमानों के नाम लड़कियों के नाम पर रखे जाते हैं। जब जेम्स कार की पिछली सीट पर बैठता तो अपने सर पर हेडगियर रखने का नाटक किया करता।
जेम्स की माँ को जेम्स की हरकत समझ में नहीं आती। एक बार जब जेम्स की माँ जेम्स को एक लोकल एयर शो में लेकर गई तो जेम्स पाइपर कब नाम के एक प्लेन की कॉकपिट में चढ़ गया और इसने पायलट का हेडगियर उठाकर अपने सर पर रख लिया। तब जेम्स की माँ को जेम्स की यह हरकत समझ में आई। खैर, अब जेम्स के पिता ब्रूस ईसाई धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा समर्पित इंसान थे और ईसाई धर्म में पुनर्जन्म जैसी कोई भी बात मौजूद नहीं थी। ब्रूस ने कैरोल बोमैन की सलाह तो मान ली थी, लेकिन ब्रूस को पुनर्जन्म पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। तो ब्रूस ने सोचा कि जेम्स की बातों के पीछे की वजह पुनर्जन्म ना होकर कुछ और होना चाहिए। तो ब्रूस इस मामले में रिसर्च करने लगा कि जेम्स की बातों के पीछे की वजह को तलाशा जाए और पुनर्जन्म की संभावना को खारिज किया जाए। ब्रूस को पता था कि कोर्जेयर प्लेन द्वितीय विश्व युद्ध के समय का प्लेन था और उसे इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी भी हो गई थी कि यूएसएस नाटोमा बे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में तैनात था। साथ ही साथ ब्रूस ने ये जानकारी भी जुटा ली थी कि यूएसएस नाटोमा बे ने इवोजिमा ऑपरेशन में भाग लिया था तथा जैक लार्सन नाम का एक पायलट इवोजिमा ऑपरेशन के दौरान यूएसएस नाटोमा बे पर मौजूद था। फिर ब्रूस को पता चला कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाटोमा बे पर तैनात रह चुके फौजियों की एक रियूनियन होने वाली है। ब्रूस इस रियूनियन में पहुंच गया। यहाँ पर ब्रूस को पता चला कि जैक लार्सन नाम का वो पायलट अभी भी जिंदा है, लेकिन वो इस समय इस रियूनियन में मौजूद नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद ब्रूस ने जाकर जैक लार्सन से मुलाकात करी। जैक लार्सन के माध्यम से ब्रूस को पता चला कि इवोजिमा युद्ध के दौरान मात्र एक ही पायलट की जान गई थी और उस पायलट का नाम था जेम्स एम ह्यूस्टन जूनियर। जेम्स ह्यूस्टन पेंसिल्वेनिया का रहने वाला था और उस समय वो 21 साल की उम्र का था। जैक लार्सन ने जेम्स ह्यूस्टन के साथ ही उड़ान भरी थी, लेकिन इन दोनों में से खाली जैक लार्सन ही वापस लौटकर आया था। जैक लार्सन को ये तो याद नहीं था कि जेम्स का प्लेन कैसे नीचे गिरा था, लेकिन इसने बताया कि जेम्स जो प्लेन उड़ा रहा था वो कोर्जेयर नहीं था बल्कि FM-2 वाइल्ड कैट था। इसके अलावा नाटोमा बे पर उस समय कोई भी कोर्जेयर प्लेन मौजूद नहीं था। खैर, ब्रूस को जेम्स ह्यूस्टन जूनियर का नाम पता चल गया था, तो इन्होंने इस नाम के बारे में मिलिट्री रिकॉर्ड्स में पता किया। कई रिकॉर्ड्स मौजूद थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि वाकई में इस नाम का पायलट इवोजिमा ऑपरेशन के दौरान नाटोमा बे पर मौजूद था और उसने वाकई में अपनी जान गंवाई थी। ब्रूस को जेम्स ह्यूस्टन की एक बहन का भी पता चला, तो ये जेम्स ह्यूस्टन की बहन से मिलने के लिए पहुंच गए। जेम्स ह्यूस्टन की बहन का नाम एन बैरन था और एन बैरन ने ब्रूस को जेम्स का एक फोटोग्राफ दिखाया जिसमें जेम्स कोर्जेयर प्लेन के सामने ही मौजूद था। फिर यहाँ से इस बात की जानकारी मिली कि जेम्स की जान तो FM-2 वाइल्ड कैट प्लेन में गई थी, लेकिन उससे पहले वो अमेरिकन नेवी में कोर्जेयर प्लेन उड़ाया करता था। जेम्स लाइनिंगर ने बताया था कि कोर्जेयर विमान के टायर लैंड करने के समय फट जाते थे। ये बात भी बिल्कुल सही थी। लैंड करने के समय कोर्जेयर प्लेन बाउंस करता था, जिस वजह से इसके टायर फट जाया करते थे। जेम्स लाइनिंगर ने अपने पिता ब्रूस को बताया था कि पिछले जन्म में उसके पिता काफ़ी ज़्यादा शराब पिया करते थे, जिसकी वजह से इनके घर में तमाम समस्याएं हुआ करती थीं। साथ ही साथ जब ये छोटे थे तो इनकी माँ ने एन की एक पेंटिंग बनवाई थी। ये दोनों बातें सच थीं और इसके अलावा भी जेम्स ने कई बातें बताई थीं जिनकी वजह से एन बैरन को यकीन हो गया कि ये वाकई में उसके भाई का पुनर्जन्म है। जब ब्रूस लौटने लगे तो एन बैरन ने जॉर्ज वाशिंगटन की एक छोटी मूर्ति और कोर्जेयर प्लेन का एक छोटा मॉडल ब्रूस के हाथों जेम्स के लिए भेजा। ये दोनों चीज़ें जेम्स ह्यूस्टन की थी। कुछ दिनों के बाद जेम्स के माता पिता जेम्स को एन बैरन से मिलाने के लिए लेकर गए। जेम्स अपनी पिछले जन्म की बहन से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने एन बैरन को एन कहा, जैसा कि जेम्स ह्यूस्टन कहा करता था। एन को भी काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उसके भी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थीं। एन ने एक पूरी ज़िंदगी जी डाली थी और वह बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जेम्स के लिए जैसे पिछले 50 सालों का वक्त गुजरा ही नहीं था। इसको अब भी सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से याद था। जेम्स ह्यूस्टन के पिता का नाम भी जेम्स था और दूसरा जेम्स ह्यूस्टन था।
जेम्स लाइनिंगर तीसरा जेम्स था। इसी वजह से ये अपने नाम के आगे 3 नंबर लिखा करता था। फिर ब्रूस को इवो जिमा ऑपरेशन की यूनिट लॉगबुक मिली, जिसमें कई अन्य पायलटों के बयान दर्ज थे जिन लोगों ने जेम्स ह्यूस्टन के प्लेन को गिरते हुए अपनी आंखों से देखा था। उनके मुताबिक शायद गोली सीधा प्लेन के इंजन में लगी थी और इंजन एक आग की गेंद में तब्दील हो गया था। फिर वो प्लेन नीचे समंदर में गिर गया था और गिरने के साथ ही डूब गया था। जेम्स ने अपने जन्म से पहले घटने वाली 2 घटनाओं के बारे में भी बताया था। जेम्स के पैदा होने से कुछ समय पहले ब्रूस और एंड्रिया लाइनिंगर हवाई में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। ये लोग जिस होटल में रुके थे वो एक गुलाबी रंग का होटल था। जेम्स ने बताया कि इसने उन दोनों को पहली बार वहीं पर देखा था और अपने माता पिता के रूप में चुन लिया था। अब जाहिर सी बात है कि उस समय जेम्स ह्यूस्टन आत्मा के रूप में मौजूद रहा होगा, क्योंकि उसकी मौत लगभग 50 साल पहले हो चुकी थी। जेम्स ने उस गुलाबी होटल और आसपास की जगहों के बारे में विस्तार से बताया। ये जानकारियां जेम्स के पास होना बिल्कुल असंभव बात थी, क्योंकि तब वो पैदा भी नहीं हुआ था। दूसरी घटना ये थी कि एक बार जब जेम्स को जी.आई. जो डॉल्स खरीदने का मौका मिला तो उसने 3 डॉल्स खरीदी और उनके नाम रखे बिली, वॉल्टर तथा लियोन। जब जेम्स से पूछा गया कि उसने इन तीनों डॉल्स के ये नाम क्यों रखे हैं, तो इसने बताया कि ये इन तीनों से स्वर्ग में मिला था। बाद में जब ब्रूस ने पता किया तो उनको पता चला कि जेम्स के मरने से कुछ समय पहले ही 3 पायलटों की मौत हुई थी। इन तीनों पायलटों के नाम थे बिली पीलर, वाल्टर डेवलिन और लियोन कॉनर। सन 2004 में एबीसी ने लाइनिंगर परिवार का इंटरव्यू लिया, जिसे 14 अप्रैल 2004 को प्रसारित किया गया। इस इंटरव्यू के बाद ये केस काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया और दुनिया भर के कई अखबारों में इसके बारे में छपा तथा टीवी में भी इसके बारे में रिपोर्ट किया गया। सन 2009 में ब्रूस लाइनिंगर तथा उसकी पत्नी एंड्रिया ने केन ग्रॉस नामक एक इंसान की मदद से सोल सर्वाइवर नाम की एक किताब लिखी, जो कुछ समय तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में भी बनी रही। जब जेम्स लगभग 11 साल का हो गया तो जेम्स के माता पिता ने सोचा कि जेम्स हमेशा जेम्स ह्यूस्टन की यादों को साथ लेकर नहीं चल सकता और अब उसे उन यादों को विदा कर देना चाहिए। अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। जेम्स ह्यूस्टन को आखिरी विदाई देने के लिए इन लोगों ने जेम्स ह्यूस्टन का मेमोरियल उसी जगह पर करने के बारे में सोचा जहां पर समंदर में उसका प्लेन गिरा था। ये जगह अमेरिका से दूर जापान के अधिकार क्षेत्र में थी। खैर, अब तक ये केस काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया था। इस वजह से जापानी सरकार ने उस जगह पर मेमोरियल करने की परमिशन दे दी। जेम्स के माता पिता जेम्स को साथ लेकर समंदर में उस जगह पर गए जहां पर प्लेन गिरा था। जेम्स ने फूलों का गुलदस्ता समंदर के हवाले किया। जेम्स बेहद भावुक हो गया था और वो काफ़ी देर तक रोता रहा। जेम्स के पिता ब्रूस ने जेम्स ह्यूस्टन के बलिदान के लिए उसको सल्यूट किया। खैर, इसके बाद जेम्स ने अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। वो बड़ा होकर नेवी पायलट बनना चाहता था, लेकिन इस समय वो डैलस में फ्लाइट सिमुलेशन टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहा है। चर्चा में रहना जेम्स को पसंद नहीं है। वो प्राइवेट तौर पर अपनी ज़िंदगी जीना और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करता है। अब जैसी बातें चलती हैं कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने इस पुनर्जन्म की घटना की तहकीकात करी थी, तो उसके पीछे वजह यह थी कि पुनर्जन्म गुप्त जानकारियों की गोपनीयता के लिए खतरा साबित हो सकता है। अगर किसी ऐसे इंसान का पुनर्जन्म अमेरिका से बाहर हो जाए जो गुप्त जानकारियां रखने वाला इंसान हो और उसे ये जानकारियां याद रहें, तो संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। जेम्स को प्लेन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारियां थीं और विशेष तौर पर फाइटर प्लेन्स के बारे में। वर्तमान समय के फाइटर प्लेन्स की कुछ खुफिया तकनीक होती है तथा प्लेन्स की कुछ कमियां वगैरह भी होती हैं जिन्हें गुप्त रखा जाता है। अगर किसी बच्चे का पुनर्जन्म हो और उसको ये सारी बातें याद रह जाएं, तो चिंता का विषय बन सकती हैं। साथ ही साथ CIA को चिंता इस बात की थी कि अगर पुनर्जन्म वाकई में संभव है तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे पिछले जन्म की यादों को वापस लाया जा सके। बताया जाता है कि प्रोजेक्ट गेटवे प्रोसेस के दौरान CIA को ये बात पता चली थी
कि पहले ईसाई धर्म में भी पुनर्जन्म की बातें हुआ करती थी, लेकिन चर्च के द्वारा लोगों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए पुनर्जन्म की बातों को हटा दिया गया था। इस समय हर तीसरे अमेरिकन में से एक अमेरिकन, चाहे वो ईसाई हो या फिर यहूदी हो, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है।